नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो इंडसइंड बैंक के बहुप्रतीक्षित क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आ गए और जो रिज़ल्ट आए उन्होंने तो मूड ही ख़राब कर दिया, पूरा कबाड़ा कर दिया। तो क्या ये अप्रत्याशित था? तो अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हमने जब डेरिवेटिव अकाउंटिंग किया, जब 2000 करोड़ का लॉस सामने आया था, तभी हमने ये कह दिया था कि ये इनका अगला जो क्वार्टर आएगा यानी क्वार्टर 4 के इनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो उसमें ये कुछ भी कर लें प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। और आज हमें याद आ रहा है शोले का वो डायलॉग जिसमें गब्बर सिंह कहता है, क्या सोच के आए थे कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। तो निवेशकों के लिए भी, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो चारों तरफ स्पेशली जो टीवी वाले मीडिया है उसमें जो चल रहा था, उसमें ये चल रहा था कि इनका शायद कुछ प्रॉफिट आए। तो वो तो वही बात हुई कि आपने रिटेल इन्वेस्टर को लपका कर फंसा दिया। और अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट कम्युनिटी भी 2000 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रही थी। भगवान जाने ये क्या सोचकर ये 2000 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहे थे। क्या ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं जिसमें टीवी वाले और एनालिस्ट वाले सब रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं? और अब भी मुझे वही डायलॉग याद आता है, फिर शोले का डायलॉग याद आता है कि ये एनालिस्ट लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कैसे ये अनुमान लगाते हैं कि 2000 करोड़ का प्रॉफिट इनको हो जाएगा, जबकि एक कॉमन सेंस, एक कॉमन जो बात एक रिटेल इन्वेस्टर या आम आदमी समझ सकता है कि भाई जब आप 2000 करोड़ का प्रॉफिट, 2200 करोड़ का प्रॉफिट आप कर रहे हो, उसके बाद कैसे ये संभव है कि आपने जब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में 2000 करोड़ का लॉस कर दिया तो आप बड़ा प्रॉफिट कोई क्वार्टर 4 में ला सकते हो। बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इनकी एनालिस्ट हो या टीवी वाले हो। अब इनकी देखिए क्या है कि आप कुछ भी कहकर निकल गए, उसके बाद कोई इनका रिवाइंड या इनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है और ये अपनी बात कह के निकल जाते हैं। उसके बाद जो रिटेल निवेशक है जिनका इनके ऊपर बहुत भरोसा होता है वो बीच में किसको कोसें। अब बात करते हैं हमारे वीडियो की, जो हमने शुरू में जब इनका डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में या फॉरेन एक्सचेंज के डेरिवेटिव में जो इनका लॉस आया था उस टाइम हमने बनाया था। उस टाइम का वीडियो अगर आप सुमंत कठपालिया साहब ने जो टीवी चैनलों पर आकर दिया था उसको अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से अपना चश्मा उतारते हुए आँखों में आंखें डालकर, एंकर की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था नहीं, हम अगले क्वार्टर में भी प्रॉफिट लाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर सुमंत कठपालिया साहब अब भी होते तो भी ये प्रॉफिट आता। ये बात दूसरी है कि मैनेजमेंट ने यानी बोर्ड ने इस बार जो कमेंट्री की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत लंबे समय से अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा था। इसका मतलब क्या है कि सुमंत कठपालिया और उनकी टीम जो है ना, उन्होंने सारे खाते बइयों को हरा हरा कर रखा था, जबकि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी। और अब जो है स्केलेटन फ्रॉम द कबर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे हमने हमारे पिछली वीडियो में भी बोला कि स्केलेटन फ्रॉम द कबर्ड जो है ना वो सामने आ रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा बैंक हो जिसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए, यानी कि वो अपने भाई भतीजों को और बेटों को सेट करने में लगा रहे और टॉप मैनेजमेंट जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में घुसा हुआ हो, अपनी ही कंपनी के शेयर बेच रहे हो, ना कि अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हो, बल्कि वो कंपनीज जो आपसे उधार लेने आती हों वो उन कंपनीज की भी आप इंटरनल इंफॉर्मेशन लेके आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो और आप ऑपरेटर्स से मिले हुए हो और ऑपरेटर्स जो है आप ही के शेयर में काम नहीं कर रहा है, आपके दूसरी कंपनियों के, यानी कि ऑपरेटर जिन कंपनीज में ऑपरेट करने के लिए पैसा लेके आ रहा है उन कंपनियों के भी शेयरों में इंफॉर्मेशन लेके आप मैनेजमेंट वाले लोग, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग उसमें खेल कर रहे हैं। अब बताइए इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी कि जो टॉप मैनेजमेंट करोड़ों की तनख्वाह लेता है, जिनको हर सुविधा उपलब्ध है, जिनको कोई कमाने की ज़रूरत नहीं, अगली 5 पीढ़ियों के वो लोग सब रिटेल इन्वेस्टर जैसे जो 100, 200, 500 शेयर वाले का पैसा खा रहे हैं। अरे
क्या ऊपर वाले को जाके मुंह दिखाओगे, इनका तो कोई भगवान ही मालिक है, इनको जो कुछ इनके साथ ना हो वो कम है। अब मैं आपको ये सब बातें आगे बताऊंगा कि आखिरकार मैनेजमेंट ने या बोर्ड ने इस बार जो रिज़ल्ट आए उसके बारे में क्या कहा। पहले एक बार रिज़ल्ट समझ लेते हैं। देखिए, मैं कंपेयर करूंगा पिछले क्वार्टर 4 यानी मार्च 2024 के रिज़ल्ट्स और मार्च 2025 के रिज़ल्ट। आपको पता लगेगा कि वो सिचुएशन एकदम ही पलट चुकी है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट जो था वो पिछले क्वार्टर में 2349 करोड़ का 2349 करोड़ का था, जो अब लॉस बन गया है 2328 का, यानी कि आप जो डिफरेंस आ गया है वो 4675 करोड़ के आसपास हो गया है। 4675 करोड़ का आप डिफरेंस आ गया है पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में, और बैंक के लिए इतना बड़ा डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो पिछले क्वार्टर में 5376 करोड़ थी, 5376 करोड़, वो अब घट के 3048 करोड़ रह गई है। अदर इनकम जो है वो भी कम हो गई है। जो प्रोविजंस हैं वो 950 करोड़ से बढ़कर 2522 करोड़ हो गए हैं। 950 करोड़ आपने प्रोविज़न किया कि जो मेरे को लॉस लगेगा, जो मेरे लोन वापस नहीं आए, उसके लिए जो आपने प्रोविज़न किया, जो पिछली बार 905 करोड़ का था, अब वो 2522 करोड़ हो गया है। आरओई की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में जो आरओई थी 15.23 प्लस में थी, वो अब -14.12 हो गई है, यानी कि करीब करीब 29.5% का डिफरेंस आ गया। 29.5% नेगेटिव चली गई है। आरओए रिटर्न ऑन असेट्स जो है वो पिछले क्वार्टर में 1.9% था, जो अब -1.74 हो गया है, यानी कि इसमें भी करीब करीब आपका 3.5% से 3.25% के आसपास डिफरेंस आ गया। 3.25% वेरिएशन माइनस में चला गया। ईपीएस की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में 120.8 की ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर थी, जो अब लॉस में आकर 119.6 यानी 120 रह गई है। यहाँ भी करीब करीब प्रॉफिट से यानी 120 प्लस में आप थे और आप 120 माइनस में आ गए। अब आप देखिए कितना बड़ा इन्होंने शेयर होल्डर्स के साथ विश्वासघात किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो वो 4.26 से घटकर 2.25 में परसेंट पर आ गया है। अब बताइए, इस कंपनी में ऐसा क्या हो गया, एक ही 2 क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया कि जरा सा जो टॉप मैनेजमेंट के 2 लोगों ने, यानी कि एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया ने रिज़ाइन किया और डिप्टी एमडी अरुण खुराना ने रिज़ाइन किया, और जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया सारी ही गंदगी बाहर आ गई। ये गंदगी का राउंड नंबर 1 है। लेकिन इसमें आपको जो बोर्ड ने कमेंट्री दी है उसको बहुत अच्छे से समझना है, और आप जब भी भविष्य में किसी भी कंपनी को एनालाइज करें तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड ने क्या कहा है ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो अब एमडी और सीईओ तो है नहीं, अब जो है वो बोर्ड, जैसे कि जेंसोल में बोर्ड कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी इंडसइंड बैंक में बोर्ड चलाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों जेंसोल में और इंडसइंड बैंक में जो खास बात आपको समझने की है, ये जो बैंक है इसको आरबीआई फेल नहीं होने दे सकता, क्योंकि बैंक जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। कोई भी बड़ा बैंक अगर प्रॉब्लम में आता है तो पूरे की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभाव पड़ता है, और आरबीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये चीज़ जेंसोल के साथ नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जेंसोल अपनी अलग दुनिया में चल रहा है, वो भी बिना नाविक के नाव है, और यहाँ पर भी इंडसइंड बैंक भी बिना नाविक की नाव है। लेकिन दोनों में जो मैंने फ़र्क बताया उसको आप समझ लीजिए। यहाँ आरबीआई का बहुत सॉलिड रोल है, वो बहुत पैनी नज़र रख रहा है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम बैंक में नहीं आए। इसलिए जो खैर बात ये करते हैं कि जो बोर्ड ने कमेंट्री दी है वो क्या है। बोर्ड ने कहा है कि उनको ये संदेह है कि टॉप मैनेजमेंट जो संदेहास्पद परिस्थितियों में छोड़कर गए हैं, यानी कि वो जो 2 व्यक्ति जो अपने टेन्योर से पहले छोड़कर चले गए, सुमंत कठपालिया और एमडी अरुण, जो डिप्टी एमडी अरुण खुराना, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। अब आप इस शब्द को ध्यान रखिए, अकाउंटिंग फ्रॉड। इसके बारे में हम आगे अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली फ्रॉड का क्या सिग्निफिकेंस है।
तो और उन्होंने लिखा है आगे, इन लोगों ने बोर्ड को गुमराह किया है और ऑडिटर से सच्चाई छुपाई है ताकि सब कुछ अकाउंट्स हरा हरा दिखाया जा सके, और ये सब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। इतनी बड़ी खतरनाक कमेंट्री जो टॉप मैनेजमेंट के बारे में है और जहां उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड का नाम ले दिया, इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूं। देखिए, ये जो जब तक इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले हैं और जब तक ओवरसाइट है यानी सुपरविज़न की गलती है, तब तक आप जो है आपके ऊपर बैंक कार्यवाही कर सकता है, आपको नौकरी से निकाल सकता है। आपने जो आपको ईसोप जो दिए हैं या आपको जो बेनिफिट्स दिए हैं वो बेनिफिट्स आपसे ले सकता है। लेकिन जैसे ही आप अकाउंटिंग फ्रॉड में आ जाते हैं, फ्रॉड जहाँ शब्द आ जाता है वो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो जाता है, यानी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पुलिस की। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पूरी ये कोशिश करेंगी कि जो भी अच्छाई बुराई इस बैंक में इन लोगों द्वारा की है वो सामने आए। अब सबसे बड़े सूप में, सबसे बड़े परेशानी में ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो स्पेशली सुमंत कठपालिया और अरुण खुराना और इसके साथ ही जो 6-7 लोग टॉप मैनेजमेंट के हैं जिनके बारे में ये संदेह है कि उन्होंने भी इस सब गड़बड़ियों में इन लोगों का साथ दिया। साथ ही में इन सब लोगों ने मिलकर खुद के शेयर्स बेचे, यानी इंडसइंड बैंक के शेयर बेचे, जबकि इनको ये बात पता थी कि हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ी है। इसके साथ ही इन्होंने ऑपरेटर से मिलकर काम किया और इसके साथ ही इन्होंने खुद की जो पोर्टफोलियो कंपनीज थी, यानी जिनको ये लोन दिया करते थे जिन कंपनीज को, उनकी भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेके उनमें ट्रेडिंग की। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, आरबीआई का अभी जो पहला फोकस है वो इस बात पर है कि कैसे न कैसे इस बैंक को स्टेबल कर दिया जाए, शेयर होल्डर्स में पैनिक ना फैले और शांति से ये मामला निपटा दिया जाए। और इसके बाद 30 जून तक इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने ये कहा है कि हम नया सीईओ अपॉइंट कर देंगे। अब ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आरबीआई अपने फॉर्म में आएगा, और फॉर्म में आने का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल एक्शन इनको लेना चाहिए वो ये लेंगे। और जैसे आईसीआईसीआई की चंदा कोचर फंसी थी और उनको जेल जाना पड़ा था, और जैसे राणा कपूर फंसे थे और जिनको जेल जाना पड़ा था, और वो अभी तक ये दोनों लोग सूप में हैं यानी परेशानी में हैं, वैसे ही मुझे ये लगता है कि जो इनका टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि सुमंत कठपालिया, अरुण खुराना और इनके साथ 5-6 और लोग, इन पर भी आरबीआई और अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कार्रवाई करेंगी और हो ना हो इनको भी आपराधिक प्रोसीडिंग्स यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ेगा। आप वीडियो हमारा देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, और आप पक्का ये बात मान लीजिए इनके जो ईसोप हैं इनसे भी वापस लिए जाएंगे, और इनसे इन्होंने जो इल गॉटन वेल्थ यानी जो 1600-1700 रुपये पे आपने शेयर बेच दिए, उनसे जो आपने कमाया वो भी वापस लिया जाएगा। भारत में न्याय व्यवस्था में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो एमडी और सीईओ की जो ये तलाश कर रहे हैं आरबीआई को, जो 30 जून तक बोर्ड जो अपने तरफ से नाम भेजेगा, उनमें से आरबीआई किसको चुनेगा? क्या कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा चुनेगा या पब्लिक सेक्टर वाला बंदा चुनेगा? और इन बातों पर इस बात पर निर्भर करता है कि आरबीआई इंडसइंड बैंक की कंडीशन क्या समझता है। अगर इंडसइंड बैंक की कंडीशन वो ठीक ठाक सी समझता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कोई प्राइवेट सेक्टर वाले व्यक्ति को भी सीईओ बनाने की अप्रूवल दे सकता है। लेकिन अगर आरबीआई को कुछ शंका है कि इस बैंक में ऑडिटिंग के बाद भी कुछ और गड़बड़ियां हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो एक पब्लिक सेक्टर के किसी बंदे को सीईओ अपॉइंट करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और आप ये भी मान लीजिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये शेयर जल्दी से ऊंचाई छुएगा, वही 1600-1700 का भाव आएगा, तो आप बिल्कुल भुलावे में हैं। कम से कम 2 क्वार्टर में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये जो सफाई हुई है ये
जो अभी लॉस आया है ये राउंड 1 की सफाई है, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बोला। अभी राउंड 2 की सफाई जो होगी, क्योंकि 30 जून को जो है 30 जून तक कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस जो फर्स्ट क्वार्टर की है वो पूरी हो चुकी होगी, और तब तक सीईओ नहीं आएगा, और जो अगला सीईओ आएगा वो 30 जून के बाद ही आने वाला है। अगर मान लीजिए वो जुलाई के मिड में भी आ जाता है, तब भी वो जो है सिर्फ साइन ही करेगा, वो पूरी तरह अपनी बात या पूरी तरह वो इन रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। फिर भी वो कंजर्वेटिव रहेगा, और कंजर्वेटिव रहने के बाद राउंड नंबर 2 की सफाई होने वाली है। और जो राउंड नंबर 3 की सफाई होगी वो सफाई होगी जब वो अपना फर्स्ट क्वार्टर, यानी सीईओ साहब जो है ना, अपना टेन्योर का फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट वो देंगे, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में होंगे। अगर 30 जून के बाद इमीडिएटली 1 महीने या 1.5 महीने में वो सीईओ अपॉइंट हो जाता है तो वो जो अभी 2 राउंड की सफाई बाकी है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप अब ये कहेंगे कि भाई ये तो बताइए कि करना क्या है। तो देखिए, आज जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब प्री ओपन के समय ये शेयर 10% डाउन था, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ये शेयर करीब 2.5-3% ऊपर है, और जबकि बाज़ार जो है वो निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट नीचे है। तो इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। एक जो सबसे बड़ा कारण, जो मूल कारण है, वो ये है कि हिंदुजा साहब जो हैं उनके जो है वो शेयर्स काफ़ी सारे प्लेस्ड हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो शेयर्स हैं वो बाज़ार में बिकने को आएँ, क्योंकि अगर भाव गिरेगा तो इनके प्लेस शेयर बाज़ार में गिरने को आएंगे। तो ये तो आप पक्का मान लीजिए कि जहाँ तक वो कोशिश होगी, पैसे वाली, बहुत बड़ी पैसे वाली पार्टी है, जहाँ तक कोशिश होगी वो इस शेयर की गिरावट को थामने की कोशिश करेंगे। अब कोई बहुत ही बड़ी कोई मुसीबत नहीं आ जाए, कोई बहुत ही बढ़िया मंदड़िया उनकी छाती पे चढ़कर नहीं बैठ जाए, वो तो बात मैं आपको नहीं कहता, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये मतलब आज की क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में मुझे नहीं दिखाई देती, और उसका कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो एक कारण है वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि अब सारी कुछ सफाई हो गई, ठीक है, अब ये जो कंपनी है ये बिल्कुल नीट एंड, या ये जो बैंक है ये नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन नहीं है। आप पक्का मान लीजिए इसमें अभी 2 राउंड की सफाई और बाकी है, और सबसे बड़ी सफाई जब उस टाइम आएगी जब इनका एमडी और सीईओ अपने टेन्योर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद इस कंपनी को कुछ देखने लायक ये कंपनी हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स देने वाले बहुत सारे बैंक्स हैं, जिनकी आगे आने वाले वीडियोस में हम उनके रिजल्ट्स की बात करेंगे। आप उनमें रहिए, बजाय इसमें कि जहां पर एक ऐसा शेयर जिसमें अनसर्टेनिटी है और जिसमें पता नहीं आगे क्या और खुलासा होने वाला है। तो मेरी राय आपसे ये, अगर आप निवेशक हैं तो आपको इस शेयर से जहाँ तक कोशिश हो आप दूर रहें। अगर आप भाव के खिलाड़ी हैं, यानी आप तेज़ी मंदी करते हैं, यानी आप ट्रेडिंग में हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा करें। और अगर आपका बैंक में अकाउंट है, यानी आप फिक्स डिपॉजिट आपने इंडसइंड बैंक में करा रखा है या सेविंग्स डिपॉजिट आपने करा रखा है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। भारत सरकार और आरबीआई आपके साथ है। अब बात करते हैं शेयर्स की। आज का जो शेयर है वो है SJVN। मैं SJVN की बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप किसी शेयर के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। थोड़ा मुझे समय लग सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर देने में, लेकिन आप विश्वास रखें आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक जरूर पहुंचेंगे। साथ ही जिन शेयरों में मैंने बात की है उन शेयरों में मेरी खरीद या फरोख्त की कोई राय नहीं है। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इस बारे में निर्णय करें। तो आज का जो शेयर है उस शेयर का नाम है SJVN, यानी सतलज जल विद्युत निगम। इसकी फरमाइश हमारे को MSRP साहब ने की है। तो देखिए, जो SJVN है वो नवरत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल PSU है। नवरत्न कैटेगरी 1 और सेंट्रल PSU है, यानी कि भारत सरकार इसके प्रमोटर है और लगभग 55% भारत सरकार का इसमें हिस्सा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। अब ये जो कैटेगरी 1 जो नवरत्न PSUs होते हैं, इनमें एक्चुअली ख़ास बात ये होती है कि इनको
अपने डिसीजन लेने के लिए भारत सरकार एक ऑटोनॉमी देती है, भाई अपना अच्छा प्रॉफिट तुम कमा रहे हो तो चलिए कोई बात नहीं, तुम अपना निर्णय मतलब यानी बोर्ड और सीईओ और एमडी जो है ना वो अपना निर्णय अपने कंपनी के बारे में जो निर्णय है ना वो खुद ले सकते हैं, वो ज़्यादा मंत्रालय से और इन सब से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो पहले जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए ये बेसिकली ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में है, लेकिन खाली रिन्यूएबल बिजनेस में नहीं है और खाली जल विद्युत में नहीं है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितनी बिजली का उत्पादन ये एक साल में कर सकते हैं। तो वो है 2467 मेगावाट का इनका टोटल बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है। इसमें से जो है नाप्ता झागरी जो है हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें उसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट की है। इनका रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट उसकी कैपेसिटी 412 मेगावाट की है। इसका खिरविरे जो इनकी विंड पावर प्रोजेक्ट है उसमें कैपेसिटी इनकी करीब 47.6 मेगावाट की है। साडला में इनका सोलर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 50 मेगावाट की है। और चरकना में इनका एक सोलर पावर प्लांट और है, उसमें वो छोटी कैपेसिटी का है 5.6 मेगावाट का। और इसके अलावा इनकी जो एक ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी है SJVN ग्रीन एनर्जी, उसके पास टोटल 390 मेगावाट की कैपेसिटी। तो आप ये समझ लीजिए ये रिन्यूएबल के सारे एरियाज़ में भी, सोलर में भी है और ये हाइड्रो में भी है। हाइड्रो में तो खैर जैसे सतलज जल विद्युत निगम इनका नाम है तो जल विद्युत में तो खैर है ही। इसके अलावा ये विंड एनर्जी में भी। इसके अलावा ये एक 86 किलोमीटर्स की 400 किलोवाट की DC लाइन जो है ना इंडिया नेपाल बॉर्डर के अक्रॉस वो भी रन करती है। जैसे पावर ग्रिड का जो काम है ना, तो इनका एक सोलर पावर प्लांट है और उस सोलर पावर प्लांट की एनर्जी ये ट्रांसमिट करने के लिए इन्होंने एक 86 किलोमीटर की लाइन जो है ना वो डाल रखी है। तो और भी कोई मान लीजिए कोई डालना चाहे उसमें DC है ना, डायरेक्ट करंट वाली है, मतलब बैटरी टाइप की एनर्जी है उसमें, यानी कि जो अपने यहाँ घरों में जो तारों से आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। तो इनकी ये जो लाइन है ना वो किराए पे चला सकते हैं। ये 86 किलोमीटर की ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे इनकी जो है एक इनकी ये लाइन है, ठीक है। इसके अलावा इनका अभी ये जो 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी डालने की कोशिश कर रहे हैं SJVN थर्मल के अंडर में। और एक हाइड्रो पावर जो प्लांट है वो SJVN अरुण के नाम से 900 मेगावाट का ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें इनकी है, तो थर्मल में भी है, हाइड्रो में भी है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ जो है ना ये केवल जल विद्युत में, लेकिन इनका जो मेजर काम है ना वो जल विद्युत से आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके सोलर और जो विंड की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत कम है, लेकिन अब जो इनका जो इनका थर्मल आ रहा है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1320 मेगावाट का है। अब बिजनेस की बात करें तो अब आपको इसमें जो खास बात समझनी है ना वो हाइड्रो पावर से रिलेटेड इनको पैसा कैसे मिलता है, ये बात आपको समझनी है। देखिए ये जो है ना ये बेसिकली एक एन्युइटी बिजनेस है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो एक लगाने पर एक ये एन्युइटी है, यानी आपको हर साल एक किराया मिल जाएगा। और वो किराया कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC। तो ये जो है ना ये डिसाइड करता है कि भाई किसी भी कंपनी को, जब ये हाइड्रो पावर वाली कंपनी है वो जब मार्केट में या डिस्कॉम को या किसी भी व्यक्ति को अगर पावर बेचेगी तो किस रेट पे बेचेगी। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला है। तो वो क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट आपकी प्लांट को एस्टेब्लिश करने में लगी ना और प्लांट को ऑपरेट करने में जो लगी उस प्लस 16.5% पोस्ट टैक्स ROE, यानी एक उनका जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है एनुअल खर्चे का, यानी आपकी प्लांट जो है उसका मेंटेनेंस वगैरह आप करोगे ना, है ना, तो वो फिक्स कॉस्ट है आपकी और उसके ऊपर 16.5% आपको ROE मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल को पार्ट भी होता है, लेकिन वेरिएबल पार्ट जो है ना वो क्या होता है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट है उसमें तो वेरिएबल का इशू आता है क्योंकि वहाँ पे कोयला आप जलाओगे तो कोयला खरीदोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में तो ऐसा कोई चीज़ होती नहीं कि कोई चीज़ बर्न होती है, चीज़ कोई ख़त्म होती है। ऊपर से आपने पानी गिराया, वो टरबाइन घूमा, उससे बिजली बनी और पानी वापस नीचे चला गया। तो इनकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो ये जो करते हैं ना ये इनको फिक्स कॉस्ट जो होती है CERC, इनकी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो डिसाइड कर देता है कि कितनी मिलेगी। अब वो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, यही चीज़ आपको समझने की। एक कंपोनेंट ये होता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए 100 मेगावाट की कैपेसिटी है तो आपने 100 मेगावाट बनाया कि नहीं बनाया पूरे साल में,
तो अगर आपने वो पूरा टारगेट पूरा कर दिया तो जितना आपका एनुअल उसने डिसाइड किया, मतलब एनुअल आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट जो डिसाइड की वो आप उसका 50% आपको मिल जाएगा अगर आपने अपना टारगेटेड यानी कि जितने के लिए आपका प्लान डिज़ाइन है वो आपने पूरा कर दिया। तो आपका पहली चीज़ आपको उत्पादन करना है जितना आपका प्लान डिज़ाइन है ना उसके लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो प्लांट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो प्लांट जो है ना वो रन होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो डाउन होके बैठ गया। तो वहाँ पर अगर आपकी जैसे मान लीजिए वो ये कहें कि 90% टाइम जो है ना ये प्लांट चलता रहना चाहिए और आपने 85% टाइम में उसको चलाया, तो ये 50% बाकी वाला जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है ना ये आपको मिलने वाला नहीं है। तो इनके लिए ये आवश्यक है कि ये जो इनकी कैपेसिटी उतना चलाएं और जितना टाइम जो CERC ने फिक्स कर रखा है उतना टाइम प्लांट चले भी, अवेलेबल भी रहे। ठीक है। अब दिक्कत क्या है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलिए बिजली तो मैं पैदा कर दूंगा, लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी वाली बात है वो उसमें होता क्या है कि जो गर्मियों के टाइम में जब वाटर लेवल नीचे चला जाता है तो प्लांट में से बिजली बनती नहीं है, तो अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये जो क्रिटिकल फैक्टर जो इसमें पूरे कहानी इसमें है ना वो ये समझने की है कि इनको 50% जो इनका एनुअल इनको जो रेवेन्यू मिलता है जो CERC डिसाइड करती है कि भाई आप डिस्कॉम को ये जो पावर अपनी बेचते हैं उनसे जो उसको मिलने वाला है वो तभी मिलेगा जब ये प्लांट को पूरी कैपेसिटी से यानी जितनी उसके लिए डिज़ाइंड है उस कैपेसिटी तक तो बिजली प्रोड्यूस करें और साथ ही प्लांट जितने समय अवेलेबल रहना चाहिए उतने समय तक प्लांट अवेलेबल रहे। ये वाली चीज़ इस पूरे बिजनेस मॉडल का हाईलाइट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी वीकनेस क्या है। तो देखिए स्ट्रेंथ तो आप समझ ही गए कि भारत सरकार की पूरी पुश है और ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में इनका फोकस है और हाइड्रो पावर प्लांट में कोई खर्चा नहीं है, एन्युटी बिजनेस है। जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि पानी की कमी हो जाती है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। जैसे ही पानी रिजर्वायर्स में कम होता है तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात इनका काउंटर पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब डिस्कॉम से जो पैसा ये आता है, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्कॉम से जो पैसा आता है वो ज़रूरी नहीं आए या नहीं है, क्योंकि डिस्कॉम की खुद की हालत बहुत ख़राब है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ना ये इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। अब ये जो है तीसरी जो बात है, अब ये 25,000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं अभी कुछ समय के लिए, कोई मतलब इस साल और अगले साल जो 2 सालों में 25,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। तो ये जो 25,000 का केपेक्स है उसके लिए लोन लेंगे तो कंपनी के डूबने के चांस तो नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का नवरत्न कंपनी है। लेकिन डेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो ROE है ना वो एक्चुअली कम हो जाता है। तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 1.63 है। जैसे मैंने आपको बताया ये जैसे ये जो भी प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं वो 70 डेट से और 30 इक्विटी से करते हैं या 80 डेट और 20 इक्विटी से करते हैं, करीब करीब यही रेशियो रहता है। तो जब ये करते हैं तो इनका डेट टू इक्विटी काफ़ी बढ़ा हुआ है। ROE जैसे मैंने कहा वो कम है, वो 5.9 है। P जो है वो 44 का है। 3 साल की सेल 1% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट -24% डाउन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 55% है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का स्टेक 26.85 है, FII के पास 2.49% है, DII के पास 4.2 है और पब्लिक के पास 11.46 है। तो अगर आपको किसी कंपनी में जाना ही है तो इससे बेटर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि या तो आप बहुत ही नीचे लेवल पर ये शेयर आ जाएं तब आप लें, और अगर आपको ये उम्मीद हो बारिश अच्छी होगी और बारिश से जलाशय इनके सारे भर जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तब लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो अच्छी नहीं है। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप एक बार विचार कर सकते हैं। लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।